औसत के सेकंड लेक्चर में आपका मोस्ट वेलकम है। इस लेक्चर में हम काफ़ी कुछ सीखें चीज़ें जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े हैं। लास्ट में उस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे और आपने देखा होगा कि आपको जो भी फार्मूले बताए गए न्यूमेरिकल लगाने के लिए उसमें आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर समझाया गया है। जो प्रेजेंट टाइम है उसमें आप देखेंगे नो डाउट कि आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो शॉर्टकट ट्रिक पर मिलते हैं, लेकिन जो ट्रेंड है उसमें जो है क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में घुमाता ज़रूर है। अगर आपने जो है क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को या जो फार्मूला आप याद किए हैं उसके कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझे हैं तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस को किसी ना किसी क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर मिस कर देंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस चैनल पर आपको पूरा फोकस किया जाएगा कि आप क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई क्वेश्चन का जो शॉर्टकट ट्रिक है वो मेन किस फार्मूले से जनरेट किया गया है। तो जो पिछले टर्म पर आपने देखे, जो क्वेश्चंस देखे, उन क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट देखे, जो क्वेश्चंस देखे, उन्हीं को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि उन क्वेश्चंस या उन कॉन्सेप्ट्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को। हमारा औसत पर ये औसत चाल का ही क्वेश्चन है और औसत चाल पर आपने देखा था फार्मूला, 2-3 फार्मूले आपने देखे थे, याद करिएगा। तो मेन तो हमारा फार्मूला था औसत चाल का, कुल दूरी अपान कुल समय या टोटल समय अंतराल। मेन फार्मूला हमारा यही है। इसी को हमने इधर उधर घुमा के कई फार्मूले डेवलप किए थे। एक व्यक्ति कानपुर से दिल्ली, देखिए ये कानपुर है, ये दिल्ली है, जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कह रहा है पूरी यात्रा का औसत चाल निकालिए। ये क्वेश्चन खूब ट्रेंड में है, खूब पूछा भी जाता है, बहुत आसान भी है, कई लोग इसके फार्मूले याद कर लिए हैं। तो कुल दूरी अपान कुल समयांतराल। तो हमने बताया था कि अगर देखो कानपुर से दिल्ली जाने में जो दूरी वो चला होगा जाने में और वापस आने में भी वही दूरी वो तय किया होगा, तो दोनों केस में उसकी दूरी क्या है, बराबर है। तो इसके लिए आप पीछे का वीडियो देखिए, उसमें एवरेज औसत चाल का फार्मूला आपको दिया गया है 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। वास्तव में ये फार्मूला आपका इसी से जनरेट हुआ है, 2/1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। आपको अगर ध्यान आ रहा होगा तो बस वैल्यू आप रखिए 2 इंटू 40 इंटू 60 अपान 40 प्लस 60 100। आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेंगे, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मोहन 4 क्रमागत बराबर दूरियां, देखिए 4 क्रमागत बराबर दूरियां हैं, 1 2 3 4, ये डिस्टेंसेस आपस में बराबर हैं। हम ये प्रश्न नंबर 1 को हल कर लिए, प्रश्न नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। 4 क्रमागत बराबर दूरियां 30, 40, 20 और 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है। आप देखिए, आप इससे भी 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, इससे ये दूरियां देखिए बराबर है। मैंने इसकी भी ट्रिक बताई थी। मेन फार्मूला आपका यही है जो आपको बताया था। अगर इक्वल डिस्टेंसेस, जैसे 2 इक्वल डिस्टेंसेस तय जाने और आने में तय करना, तो यहाँ 2 अपान दोनों चाल दे दी गई। यहाँ पर 4 इक्वल डिस्टेंसेस है, तो याद करिए 4 अपान 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2 प्लस 1 अपान v3 प्लस 1 अपान v4। इसको हल करना बहुत ही आसान है, कोई समस्या नहीं है। आप जो है बस वैल्यू रखिए, 4 अपान 1 अपान v1 कितना आ गया, 1 अपान 30 प्लस 1 अपान 40 प्लस 1 अपान 20 प्लस 1 अपान 60। ठीक, इसको और भी कई तरीके से आप इस पार्ट को आप क्या कर लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए
यहाँ पर आप देखिए तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 60 अपान 3 2 जा 60, सॉरी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120। तो 120 एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 4 जा 3 जा 6। तो ये एलसीएम लेके आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको नीचे ये 120 ऊपर चला गया, ठीक है, और इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 6 15, 4 8 जा 32 किलोमीटर पर आवर। देखिए प्रॉब्लम को आपको समझना है। यहाँ पर आपका जो मेन फार्मूला है वो यही है एवरेज स्पीड का। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर आपको मैक्सिमम 4 दे दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम 3 या 4 दे दिया जाता है। तो आप इसको आसानी से, अगर 3 क्रमागत दूरी आपसे पूछ रहा है तो यही फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको पिछला जो टॉपिक पढ़ाया गया था उस पर जो न्यूमेरिकल है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस आपने लगाए होंगे। आपने 2 क्वेश्चंस यहाँ पर लगा लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने किसी दूरी को कार से पूरा करते समय यात्रा का 30% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए यात्रा कर रहा है, ए है, यात्रा का 30% भाग कितनी चाल से तय किया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो है 60% भाग कितने की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और कह रहा है कि जो और शेष भाग है, तो देखिए 90% भाग पूरा कर लिया, शेष कितना बचा, 10% भाग। 10% भाग कितनी चाल से तय करता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो है औसत चाल निकालिए। तो देखिए अब अगर आप केवल फार्मूला रटे रहेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो इस क्वेश्चन को रट के नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम मान लें कि टोटल जो उसकी दूरी है वो मान लीजिए 100 किलोमीटर है, तो मतलब उसने 30 किलोमीटर किस स्पीड से तय की, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये 30% भाग मतलब 30 किलोमीटर हो गया कि नहीं, 60% भाग का मतलब 60 किलोमीटर हो गया, और 10% भाग कितने से हो गया, ये क्या हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। तो मतलब वो 30 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो ये देखिए दूरी आपको दी गई है d1 d2 d3, और आपको क्या दिया गया है, v1 v2 v3। तो आसान है, हमने आपको याद करिए ये, अगर आप फार्मूला देखे होंगे तो औसत चाल का सूत्र क्या हो गया, कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए कॉन्सेप्ट आपका मेन यही है। तो कुल दूरी तो आप 30 60 और 10 आप जोड़ेंगे तो 100 हो ही गया। और कुल समय याद करिए, मैंने आपको बताया था समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा यहां से औसत चाल बराबर हो गया। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, याद करिए दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, चाल कितनी है 20, तो यहां आ जाएगा कितना 30/20। याद करिए ये वाला सूत्र, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपान d1/v1 प्लस d2/v2 प्लस d3/v3, अगर 3 दिया है। और ये d1 d2 dt ये तो कुल दूरी है, और ये t1 t2 t3 था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें ये चीज आपको दिया गया है। तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, d2 यहाँ कितना है 60/40 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा d3 कितना हो जाएगा 10/10। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रॉब्लम को समझना काफी
जो है मुश्किल होगा अगर आप जो है केवल ट्रिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं जिन पर आपको जो है क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप इसको आसानी से लगा लेंगे। ये टोटल कितना हो गया 100 अपान, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ गया 3/2 + 6/4 + 1। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके आप आंसर ले आएंगे। ये आप खुद करिएगा, सेल्फ करिएगा, इसका आंसर क्या आता है। क्लियर? तो मैं फिर से फोकस कर रहा हूं आपको कि आप जो है जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक पर फोकस होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट को भी क्या करते रहिए, समझते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। x संख्याओं का औसत y² है। x संख्याएं दी गई हैं, इनका जो औसत है y² है और y संख्याओं का औसत x² है। ये x संख्या है और y संख्या का औसत कितना है x² है। तो आपसे कह रहा है, एग्जाम में पूछा है कि x + y का मान बताइए। x संख्याओं का औसत y² है। तो देखिए अब यहां पर आप क्या ट्रिक सोचेंगे, यहां पर तो आपका फार्मूला ही काम करेगा, जो मेन फार्मूला है औसत का। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, कुल योग अपान संख्या। तो औसत बराबर तो y² = कुल योग अपान x। तो कुल योग कितना आ गया y² x। तो मतलब x संख्याओं का कुल योग है ये, x संख्याओं का कुल योग कितना हो गया y² x। इसी तरह इस फार्मूले में देखिए, अगर y संख्या है, इसका औसत x² है, तो यहां पर कुल योग इसी तरह निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा x² y। तो x + y का मान, x + y संख्याओं का औसत निकालिए और संख्याओं का औसत निकालिए। तो x + y संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, x + y संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो x + y संख्याओं का योग, x + y संख्याओं का योग अपान x + y। तो x संख्याओं का योग कितना है, देखो ये x संख्याओं का योग दिया है कि नहीं, तो कितना हो गया y² x प्लस ये y संख्याओं का योग है कि नहीं, कुल योग, y संख्याओं का कुल योग है कि नहीं, तो ये हो गया x² y अपान x + y। यहाँ ऊपर देखिए x y कॉमन है, तो x + y बचा। जो चीज कॉमन ले लेते हैं वो अंदर भाग हो जाती है, तो यहाँ क्या बचेगा y और यहाँ क्या बचेगा x अपान x + y। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया xy। इस क्वेश्चन का यहाँ पर औसत चाल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बताया हूँ क्योंकि कई क्वेश्चंस या आपसे ऐसे पूछे जाते हैं और डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड हैं, जो आपको फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में आपको जो फार्मूला बताया गया था। तो इसलिए आप मेन ये भी है कि आप फार्मूले पर भी फोकस होइए। आपको ट्रिक बताई जाएगी, नो डाउट, आप ट्रिक को समझिए, लगाने की कोशिश करिए, लेकिन आप वो ट्रिक कहाँ से बनी, कैसे बनी, इस बात पर भी फोकस होना आपका क्या है, जरूरी है। बिना आप इस पर समझे हुए आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे, फार्मूले को मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक 4 में कुछ क्वेश्चंस मैं आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम, आपके यहाँ कंपटीशन में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस पीसीएस में भी पूछे गए हैं, पीसीएस मेंस में भी मैंने देखे हैं कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ विषम संख्याओं की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पर विषम संख्याएं कंसीडर की हैं 1, 3, 5, 7, 9। ये शुरुआत से, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत से 1, 2, 3, 4, 5 विषम संख्याएं ली गई हैं और अगर हम देखें तो इनका कुल योग अगर आप इनको जोड़ें तो 9, 1, 10, 5, 15, 3, 18, 2, 20, 5, 25 होता है। और अगर औसत देखें तो कुल संख्याओं का योग
कुल जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनका योग अपान जो जितनी संख्या है उससे भाग देते हैं, तो यहाँ औसत हमारा 5 आता है। चलिए, ये तो मान लीजिए केवल 5 संख्याओं के बारे में अगर बात करता है, शुरुआत की 5 विषम संख्याओं के बारे में। तो देखिए, इसकी अगर हम ट्रिक देखें तो अगर कुल शुरुआत की प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, अगर इसका सूत्र देखें तो यहां पर हो गया योग n स्क्वायर। तो देखिए, ये सूत्र क्यों हमारे लिए लाभकारी है, क्यों जो है इसका यूज करेंगे। अगर वो प्रथम n की जगह हमने यहाँ 5 दिया है, अगर वो प्रथम 25 दे दे, प्रथम 25, तो अब फिर हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, फिर हमको ये कोई शॉर्टकट तरीका ही यूज करना पड़ेगा। तो इसके योग का फार्मूला हमारा है n स्क्वायर। तो देखिए, अगर प्रथम 5 विषम संख्याओं के अगर हम योग की बात करें, तो अगर हम 5 के स्क्वायर की बात करें तो देखिए 25 आ रहा है। प्रथम 5, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होगा, 5 के स्क्वायर 25 आ रहा है। यहाँ आपने इसको चेक कर लिया। अब देखिए, अगर हम औसत की बात करते हैं, इसके औसत की बात करें तो देखिए, अभी तो आपने योग का फार्मूला पढ़ा है n स्क्वायर, तो अगर हम n स्क्वायर को कुल संख्याओं से भाग दे दें तो कुल संख्या कितनी है भाई, प्रथम n विषम संख्याओं का योग है, तो कुल n संख्याएं हैं, तो n स्क्वायर बटा n कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा n। तो ये बहुत शॉर्टकट फार्मूला हो गया कि अगर हम आपसे कहें प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, ये तो बहुत आसान हो गया। संख्याओं का औसत कितना आ गया, n आ गया। मतलब अगर हम कहें प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत तो 20 आएगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का ये औसत, तो देखो आपने n स्क्वायर अपान n किया तो n आ गया, तो आप भाग दिए, तो प्रथम 5 की बात कर रहा है तो n की वैल्यू 5 रख दीजिए, ठीक है। लेकिन याद करिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी कि अगर गैप समान हो, अगर इनके संख्याओं के बीच गैप क्या हो, समान हो, तो प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटा 2, तो प्रथम संख्या 1 धन 9 क्या किया 10, 10 बटा 2, यहाँ भी 5 है। तो मतलब यहाँ पर आपको दो सूत्र पता चल गए, एक तो n है और एक तो ये है आपका जो पहले आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। दोनों का यूज, दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ औसत के मान में आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक्चुअली ये सब बातें जानना आपको क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछ ले, किस तरह पूछ ले, वहां पर फिर प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ठीक है। देखिए, इसी क्वेश्चन इसी कहां से प्रॉब्लम आएगी, इसके बाद वाले में मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन में, जो जहां पर अगर आपको सब बातें नहीं पता है तो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है। देखिए, अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, प्रथम 6 सम संख्याओं की बात हो रही है, प्रथम 6 सम संख्याएं। तो अगर आप इनको जोड़ते हैं तो यहां पर देखिए 4 2 6 6 12 8 20 10 30 10 40 2 42, ठीक है। और अगर इनका औसत देखेंगे तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो यहां औसत हमारा आ रहा है 7। अब देखिए, इसके योग का फार्मूला जैसे वहां पर देखा था, तो योग का फार्मूला यहां पर है n प्लस 1। देखिए यहां पर जो 42 लिखा था, तो अगर कुल संख्या यहां पर 6 दी हैं तो 6 और 6 में 1 जोड़ दीजिए 7, तो 6 सते 42, ये आंसर है। लेकिन ये फार्मूला हमारे लिए क्यों उपयोगी है, अगर वो कह दे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 10 इंटू 11 110। प्रथम 20, तो ये आपके लिए फिर यहां से आसान हो जाएगा, फिर हम ये यूज नहीं कर पाएंगे। ये हम आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, देखिए ये क्या यहाँ पर ये सही है। अब देखिए, हम औसत की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए औसत में क्या होगा, औसत में देखिए यहां पर अगर हमारा योग n प्लस 1 है, तो इसको अगर हम n से भाग दे दें, ये कुल योग हो गया, कुल योग बटा कुल संख्या, तो ये हमारा क्या आ जाएगा n प्लस 1। तो कुल कितनी यहां पर आप संख्या लिखी है 6, 6 में 1 जोड़ दीजिए तो आपका टोटल औसत कितना आ जाएगा 7। तो हमारा ये प्रथम, ये जो हमारा सूत्र है n प्लस 1, ये n प्लस 1 प्रथम n सम संख्याओं का औसत है। ये हमारा क्या है, प्रथम n सम संख्याओं
का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 है। ये हमारा पिछला फार्मूला यहाँ पर भी अप्लीकेबल होगा। प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटा 2, तो प्रथम संख्या 2 है, अंतिम संख्या 12 है, 2 धन 12 बटा 2 कितना आ जाएगा 7। ये भी अप्लीकेबल है। ये तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट फार्मूला हमारा है ही। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला और सम संख्याओं के केस में, यहाँ पर लिखा है सेकेंड, यहाँ पर लिखा है n-1th। तो मतलब यहाँ पर पहली सी जो आपको दी गई है, सेकंड मतलब दूसरी संख्या, और अंतिम से लास्ट सेकंड लास्ट संख्या, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, तब भी औसत आ जाएगा। मतलब ये है 4 और ये है 10, तो 4 और 10 बटा 2 जोड़ोगे तो 14 बटा 2 बराबर 7 आ जाएगा। मतलब अगर हम आपसे ये कहें कि 2 धन 4 धन 6 धन 8, अगर ये 4 संख्याएं दी गई हैं तो इनका औसत कैसे निकाल सकते हैं? तो औसत निकालने का सूत्र क्या है? एक तो n+1 निकाल दीजिए, मतलब 4 संख्या है, 4 1 क्या हो जाएगा 5, 4 1 5, आंसर आ गया। एक प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या जोड़ लीजिए, तो प्रथम संख्या 2 है, अंतिम संख्या 8 है, तो 2 धन 8, 8 2 10 बटा 2, तब भी 5 आ गया। और दूसरा ये क्या है? ये 4 है, ये 6 है, तो 4 धन 6, मतलब पहले से दूसरी संख्या और अंतिम वाले से पहली संख्या, इन दोनों को जोड़ के भाग दीजिए, तब भी 2 से डिवाइड कर दिए, तब भी आपका 5 आ गया। अब ये आपको ये तीनों फार्मूला बताना क्यों जरूरी है? ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि पीसीएस मेंस में क्वेश्चन ये आया है कि देखिए ये लिखा है, पीसीएस मेंस का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ABCDE 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका औसत बताइए। क्या है? ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे, इन सब कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे, तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या दिया गया है? ABCDE। तो अब देखिए यहां पर आंसर कितने पॉसिबल हैं। तो देखिए एक तो जो है ये, इसको तो छोड़ दीजिए, आप ये कह सकते हैं n+1 में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो 5+1 ये कह सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, प्रथम संख्या a है और लास्ट संख्या e है, तो a+e/2, एक आंसर आपका ये पॉसिबल है। और दूसरा आंसर आपका क्या पॉसिबल है? b+d/2। तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें ये ऑप्शन नहीं था, उसमें ये ऑप्शन दिया गया था। क्या दिया गया था? b+d/2। अब अगर आपको ये नहीं पता है, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है कि अगर आप ये सम संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कहा गया था ABCDE क्रमशः क्या है? सम संख्याएं हैं, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इनका औसत निकालिए, प्रश्न में लिखा है। तो अगर ABCDE 5 क्रमशः सम संख्याएं हैं, तो इनका औसत क्या हो जाएगा? एक तो ये भी सही है, नो डाउट, ये गलत नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन में था ही नहीं। ऑप्शन में क्या था? b+d/2। तो अगर आप ये नहीं समझे हैं, पहले से आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जबकि क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। औसत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट टाइप। तो एक बात तो आप क्लियर समझ लीजिए कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया जाता है, आप उस कॉन्सेप्ट को केवल समझकर अपनी कॉपी में लिखकर रख ले रहे हैं, तो आप उस कॉन्सेप्ट को कभी भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब आप चाहे जितना आप सीख लीजिए, आप चाहे जितना चीज़ें सीख लीजिए, लेकिन अगर आप उस पर न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पा रहे हैं, अगर उस कॉन्सेप्ट पर आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए समस्या है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताई जा रही है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ रहे हैं, तो आप कम से कम अभी से ये कसम खा लीजिए कि हमको उस कॉन्सेप्ट पर कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस तो लगाने ही लगाने हैं। जितना आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, उतना ही वो कॉन्सेप्ट आपको मजबूत होगा और एग्ज़ाम में आप उनके न्यूमेरिकल्स उतनी ही आसानी से लगा पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझना कि मैंने सीख लिया है, ठीक है, और आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। किसी चीज़ को सीख लेना और उसके रास्ते पर आगे बढ़ना, उसको फॉलो करना, उसमें अंतर है।
तो इसलिए 100% है जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताया जा रहा है। इस पर आपको 25 से 30 न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस 2-3 दिन में लगा लेने हैं, तब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको उठाना है। जल्दीबाजी नहीं, धैर्य के साथ कॉन्सेप्ट पर बढ़िए। तो देखिए आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है औसत का है समूह में शामिल होने अथवा समूह से निकालने से संबंधित प्रश्न। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या करना है कि कोई समूह है 10 व्यक्तियों का, 20 व्यक्तियों का, उस समूह में कोई एक पर्सन की एंट्री होती है। इस क्वेश्चन में एक पर्सन की एंट्री होती है, तो समूह के औसत, जो मान लीजिए 10 व्यक्तियों का समूह है तो उसका कुछ औसत होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति उसमें शामिल होता है तो उसके क्या क्या केस हो सकते हैं, तो उसके बाद समूह का नया औसत क्या होगा, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो यहाँ पर केस 1 है हमारा, केस 1 है कि अगर जो शामिल होने वाला व्यक्ति है, शामिल होने वाला व्यक्ति है, उस शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु औसत आयु समूह के औसत आयु से ज़्यादा है। मान लीजिए एक कोई समूह है, यहाँ पर देखिए ये एक कोई समूह है 10 व्यक्तियों का, 10 पर्सन है, और इसमें एक कोई पर्सन एंट्री मारता है, और ये 10 पर्सन का जो समूह है 10 व्यक्तियों का, इनकी औसत आयु 30 वर्ष है। और यहाँ पर जो पर्सन एंट्री मारता है इसकी औसत आयु मान लीजिए 32 वर्ष है, सॉरी इसकी आयु मान लीजिए 32 वर्ष है। तो ये केस इसी के लिए है कि जो शामिल होने वाला व्यक्ति है उसकी औसत आयु ज़्यादा है किससे, समूह की औसत आयु से। तो आपका ये केस फर्स्ट हो गया। केस 2 क्या है, देखिए इसी का जस्ट अपोजिट है। आप इसको देखिए, अगर शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु औसत आयु समूह की औसत आयु से क्या है, कम है। मान लीजिए 10 पर्सन की औसत आयु 30 वर्ष है और जो एंट्री मार रहा है उसकी औसत आयु कितनी है, मान लीजिए 25 वर्ष है, उसकी आयु 25 वर्ष है। तो यहाँ पर समूह की औसत आयु में क्या दिखेगी, क्या होगी, कमी आएगी। समूह की औसत आयु में कमी आएगी। और यहाँ पर क्या होगा, समूह की औसत आयु में क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु जो है औसत आयु समूह की औसत आयु के क्या है, बराबर है, वहाँ पर तीसरा केस देखिए, अगर समूह की औसत आयु के क्या है, बराबर है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लिखा है औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहे हैं। अगर आपको ये पहला केस तो बता दिया गया कि समूह में शामिल होने व्यक्ति की औसत आयु ज़्यादा है, तो औसत वृद्धि हमारी होगी। ध्यान दीजिएगा, सूत्र है औसत वृद्धि बराबर अतिरिक्त आयु बटा कुल संख्या। जितने लोग हैं, इस जितने लोग समूह में शामिल हैं, समूह में कुल व्यक्ति संख्या याद कर लीजिए। बहुत औसत वृद्धि, वृद्धि बराबर, यहाँ वृद्धि हो रही है तो यहाँ अतिरिक्त आयु, वृद्धि हो रही है तो अतिरिक्त आयु अपान कुल संख्या। केवल इतना ही याद करना है, औसत वृद्धि बराबर अतिरिक्त आयु अपान कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये औसत वृद्धि बता रहा है, औसत वृद्धि बता रहा है। और औसत कमी देखिए, औसत कमी बराबर औसत से कम आयु अपान कुल संख्या। और इसमें तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, आप आंसर तुरंत का तुरंत लिख देंगे। अब देखिए, इसको समझाने के लिए हम आपको प्रश्न पर आ रहे हैं। प्रश्न क्या है कि 30 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। मान लीजिए एक समूह में 30 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उसमें 61 वर्ष के एक व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर औसत आयु कितनी है, औसत आयु हमारी कितनी है, 30 वर्ष है। और जो व्यक्ति शामिल हो रहा है उसकी आयु क्या है, 61 वर्ष है। तो आप बता सकते हैं कौन सा केस लगेगा, केस 1 कि केस 2 कि केस 3। ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता है केस 1 लगेगा। लेकिन देखिए, इस जो ट्रिक है, इस फार्मूले का यूज तब समझ में आएगा जब आप इस क्वेश्चंस को आप कैसे लगाएंगे, पहले फार्मूले से लगाएंगे। किससे लगाएंगे, फार्मूले से लगाएंगे। तो देखिए हम लोग कैसे फार्मूले से, हमारा जो बेसिक फार्मूला है, आपको याद होगा बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला क्या है, औसत बराबर कुल योग, कुल राशियों का योग अपान कुल संख्या। तो देखिए यहां पर 30 सदस्यों की औसत आयु 31 वर्ष है। 30 सदस्यों की औसत आयु 31 वर्ष है, तो औसत को हम लोग 30, ये हो गई। कुल योग आपको पता नहीं है,
कुल योग पता नहीं है और कुल सदस्य 30 हैं, तो 30 सदस्यों का कुल योग कितना हो गया बताइए 900। मतलब 30 सदस्यों की जो आयु है, 30 लोगों की आयु का कुल योग कितना हो गया 900 वर्ष हो गया। अब आप कह रहा है कि इसमें एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया गया, तो अगर एक व्यक्ति और शामिल हो गया तो नया योग क्या हो जाएगा बताइए 900 प्लस 61, ये हो गया 961। लेकिन अब 961 लोग कुल हो गए, अब कितने कुल आयु कितनी हो गई 961 लोग, 961 वर्ष। अब कुल लोग कितने हो गए, कुल व्यक्ति कितने हो गए, पहले 30 थे अब 31 हो गए। तो अब नया औसत निकाल लीजिए, नया औसत कितना आ जाएगा बोलिए। तो ये 961 कुल योग अपान कुल संख्या, तो ये आ जाएगा 31 63 3 31, ये 31 वर्ष आ गया। तो ये आपका नया औसत आ गया 31 वर्ष। अब ये तो आपका बेसिक ट्रेंड है जो फार्मूले पर बेस्ड है। अब इसी को देखिए ट्रिक से कैसे आप लगाएंगे। तो ट्रिक क्या कह रही है, औसत वृद्धि कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए पहले जो है औसत आयु 30 वर्ष थी, तो वास्तव में वृद्धि कितनी हुई 1 वर्ष की हुई ना। तो ये देखिए ये वृद्धि को बताता है, तो ये आपको वृद्धि को बताएगा। तो इस फार्मूले को जब आप यहाँ पर यूज करेंगे तो औसत वृद्धि कितनी निकलेगी देखिए। तो यहाँ औसत वृद्धि कितनी हुई, तो यहाँ पर 61 वर्ष है, 61 वर्ष में से 30 वर्ष घटा दीजिए और अपान कुल संख्या से भाग दे दीजिए। तो देखिए आसानी से इस फार्मूले को मैं लगाने जा रहा हूँ। औसत वृद्धि कितनी हो गई बताइए, ये औसत वृद्धि बता रहा है, तो कितनी हो गई 61 माइनस 30 बटा कुल संख्या 30 है। कुल संख्या कितनी है 31 है, योग होने के बाद कुल संख्या कितनी हो गई 31। कुल संख्या है, ये फाइनल कुल संख्या है, जुड़ने के बाद पहले की बात नहीं हो रही है क्योंकि। तो अब 61 में से 30 घटाइए कितना हो गया 31 बटा 31, तो 1 वर्ष बढ़ गई, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। देखिए एक आप इसको ओरली भी लगा सकते हैं, आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है इस ट्रिक में, इस ट्रिक में पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहा है औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, पहले औसत आयु हमारी कितनी थी 30 वर्ष थी, अब 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो नई औसत आयु कितनी हो जाएगी। ये तो मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, नहीं तो नई औसत, नहीं तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। नई औसत आयु कितनी हो गई 30 प्लस 1 कितना हो गया 31 वर्ष, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जैसे ये फार्मूला है क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपके दिमाग में ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि जब भी हमको प्रश्न देगा तो हमको दूरी देगा, वो समय देगा और हमसे हमेशा चाल के बारे में पूछेगा। क्लियर हो रही बात। मतलब यहाँ पर 3 ऐसी राशियां हैं जिसमें से किन्हीं भी 2 चीज को देकर आपको तीसरी राशि पूछ सकता है। हो सकता है वो आपको चाल समय देकर दूरी पूछ ले, हो सकता है आपको चाल दूरी देकर समय पूछ ले। तो इसलिए इस फार्मूले को जब आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए, इस फार्मूले को लिखिए, प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद आप देखिए इसमें से इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। देखो यहाँ पर क्या दिया था, अतिरिक्त आयु और कुल संख्या दिया था, औसत वृद्धि पूछ लिया था। हो सकता है आपसे औसत वृद्धि दे और आपसे अतिरिक्त आयु पूछ ले या कुल संख्या पूछ ले। तो थोड़ा सा होशियार रहने की जरूरत है, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो मतलब मैनिपुलेट, एक वर्ड आया मैनिपुलेट। तो किसी भी चीज को कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को एक स्ट्रेट वे में ही सोचना जरूरी नहीं है। आप उन चीज़ों को अगर देख रहे हैं तो उसको अपने तरीके से भी सोचना चालू करिए। जब तक आप सोचना नहीं चालू करेंगे, अब इस फार्मूले को आप देख लिए और आपको इसकी वैल्यू दे दी तो आप यही निकालने को सोचे, तो आप नहीं, आप क्या करिए, आप सोचिए कि अगर हमको ये और ये दिया हो तो ये कैसे निकलेगा, या ये और ये दिया हो तो ये कैसे निकलेगा। तो इस पर एक क्वेश्चंस और लगाते हैं और देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन को कैसे हम इस फार्मूले को और भी अगर कुछ चीज़ें दी हैं तो हम लगा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को दिया गया है 30 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है।
30 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 35 वर्ष है। समूह में एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 35.5 वर्ष हो जाती है। तो शामिल होने वाले व्यक्ति की औसत आयु बताइए, या शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु बताइए। शामिल होने वाले व्यक्ति की, यहाँ पर औसत नहीं होगा, शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु बतानी है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज है। पिछली बार से और इस बार के क्वेश्चन में अंतर है। 30 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। समूह में एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 35.5 वर्ष हो गई। तो देखो यहाँ पर नया व्यक्ति शामिल हो रहा है। ये 30 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष। और जब नया व्यक्ति आ रहा है, मतलब ये 30 व्यक्ति हैं, इसकी आयु 35 वर्ष है। और जब नया व्यक्ति आने से एक व्यक्ति ऐड हो गया तो 31 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दे दी गई? 35.5 वर्ष दे दी गई। अब आपसे कह रहा है कि ये जो नया व्यक्ति शामिल हो रहा है इसकी आयु बताइए। तो पिछले केस में आप पिछले क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो अंतर है इस क्वेश्चन में। तो अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे क्या? आपको अतिरिक्त आयु तो पता चल ही गई है। अतिरिक्त आयु कितनी हो गई है बताइए? ये निकालना है, जो अतिरिक्त आयु है वही निकालेंगे। जो व्यक्ति, जब याद करिए पिछले घटाते थे तो आपको अतिरिक्त आयु पता चलती थी। तो औसत वृद्धि आप पता चल गई है कि नहीं? यहाँ से देखिए औसत में कितनी वृद्धि हुई और कुल संख्या कितनी है ये आपको तो पता ही है। तो आसानी से देखिए औसत वृद्धि कितनी है, ध्यान दीजिए 0.5 है, तो 0.5 या 0.5 ही लिख दीजिए। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्वेश्चन। अतिरिक्त आयु कितनी है ये आपको नहीं पता, इसको यक्स मान लीजिए। और कुल संख्या कितनी हो गई? 31। बोलिए। तो अब यहां से अतिरिक्त आयु कितनी आ गई? 31 गुणे 0.5, इसको गुणा करेंगे तो 15.5 वर्ष आएगा। क्या ये आपका आंसर है? ये तो हमारी अतिरिक्त आयु है। जितनी अतिरिक्त आयु हुई तो शामिल होने वाली व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी बताइए? औसत आयु में इसकी जो आयु को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु ये तो अतिरिक्त आयु आई है ना, औसत आयु से, मतलब ये अतिरिक्त आयु कितनी आई है? तो आप 35 में क्या करिए, इसको 15.5 जोड़ दीजिए। 35 प्लस 15.5 कितना आ जाएगा? 5 5 10 50.5 वर्ष। भाई वहाँ अतिरिक्त आयु निकालने के लिए घटाते थे कि नहीं यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अतिरिक्त आयु के लिए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। है ओरली ही, अगर आप इसको ओरली लगाएंगे तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अतिरिक्त आयु आपको निकालनी पड़ी, और अतिरिक्त आयु निकालने के बाद जो व्यक्ति शामिल हो रहा है उसकी जो औसत आयु है उसमें अतिरिक्त आयु आप जोड़ देंगे तो उस शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु निकल आएगी। फिर से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत टफ नहीं है। औसत आयु यहाँ पर औसत वृद्धि आप 0.5 घटा के निकाल लिए। फिर यहाँ जो शामिल हो रहे व्यक्ति की एक्स्ट्रा जो आयु थी, जो औसत आयु से ज़्यादा आयु थी वो निकल आई। तो अब औसत आयु में आप इसको जोड़ देंगे तो शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु यहाँ पर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 30 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उसमें 24 वर्ष 10 माह के एक व्यक्ति को शामिल करने से नया औसत क्या होगा? अगर उसमें 24 वर्ष 10 माह का एक व्यक्ति शामिल हो रहा है, 30 सदस्य हैं और इनकी औसत आयु कितनी है? औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। और इसमें एक जो सदस्य इंक्लूड हो रहा है वो 24 वर्ष 10 माह का है। अब ध्यान से देखिए, केस 2 देखिए, जो शामिल होने वाला व्यक्ति है उसकी आयु क्या है? कम है। तो अब यहां पर फार्मूला क्या लगेगा? औसत में कमी। औसत में कमी होगी कि नहीं होगी? तो औसत में कमी क्या हो जाएगी?
आप औसत में कमी घटा लीजिए। तो 30 वर्ष में से क्या घटा लीजिए, 30 वर्ष में से क्या घटा लीजिए, 24 वर्ष 10 माह घटाकर अपान, अब एक व्यक्ति क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है। तो पहले 30 व्यक्ति थे तो अब कितनी हो गए, 31। अब 30 वर्ष में से 24 वर्ष 10 माह घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 24 5 2, 5 वर्ष 2 माह। ठीक, 5 वर्ष 2 माह। अब इसको आप अपान 31, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, इसको माह में चेंज कर लीजिए, 12 पंचे 60 2 62, 62 माह अपान 31, कितना आ गया, 2 माह। मतलब जो औसत आयु में 2 माह की क्या हो गई, कमी। तो कमी कर दीजिए औसत आयु, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 30 वर्ष में से 2 माह घटा दीजिए, 29 वर्ष 10 माह। तो ये जो है आपका जो केस 2 था उस पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो केस 3 बहुत आसान है, इसमें आप देख लीजिए केस 3 कैसे कर सकते हैं। 30 सदस्यों की औसत आयु कितनी वर्ष है, मान लीजिए 35 वर्ष है, और उसमें आप ये प्रश्न कर सकते हैं 35 वर्ष के एक व्यक्ति को शामिल करने से नया औसत क्या होगा। तो 30 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है, और 35 वर्ष का ही एक व्यक्ति शामिल हो जा रहा है। तो जितनी औसत आयु है उतनी ही वो एज का एक व्यक्ति क्या हो जा रहा है, शामिल हो जा रहा है। तो यहाँ पर औसत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आया। टाइप 6 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, समूह का औसत ज्ञात करना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसको। इसका हमने फार्मूला पहले लिख दिया है, उसके बाद उसकी फ्रेमिंग करते हैं क्वेश्चन की। x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपान n1 प्लस n2 प्लस n3। यहाँ है क्या, मान लीजिए n1 समूह है जिसका औसत x1 बार है, n2 एक दूसरा समूह है जिसका औसत x2 बार है, इसी तरह n3 एक तीसरा समूह है जिसका औसत x3 बार है। तो कह रहा है कि सारे जितने लोग हैं सबका औसत निकालिए। हर एक समूह में कुछ ना कुछ लोग होंगे ना, तो सबका औसत निकालिए। तो इसका सूत्र हमने ये निकाला है। 2 प्रश्न के माध्यम से मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें कैलकुलेशन था इसलिए पहले से सॉल्व कर लिया गया है इस क्वेश्चन को। छात्रों के 3 समूह हैं, एक समूह में 55 छात्र हैं, ये समूह 1 है। दूसरा जो समूह है इसमें 60 छात्र हैं, और तीसरा जो समूह है इसमें 45 छात्र हैं। कह रहा है इनका जो औसत मार्क्स है, इन छात्रों ने जो टेस्ट दिया, एग्ज़ाम दिया, उनके औसत मार्क्स मतलब 50, 55 और 60, ये सब एवरेज दिया गया है, औसत दिया गया है। समूह 1 का 50 है, समूह 2 का 55 है, समूह 3 का 60 है। तो कह रहा है सभी छात्रों का औसत मार्क्स निकालिए। तो आसान है, इस सूत्र को निकालिए। तो जिसका जो छात्र का जो औसत हो उस छात्र को उस औसत से गुणा करिए। 55 को 50 से गुणा किया, 60 को 55 से गुणा किया इस सूत्र से, और 45 को 60 से गुणा किया, अपान कुल छात्रों की संख्या यहाँ पर हमने जोड़ दी। 55, 60, 45 ये गुणा करने पर, ये गुणा करेंगे तो 2750, 3300 और 2700 अपान 160, और भाग देंगे तो 54.68, ये जो है आपका आंसर आएगा यहाँ पर। इसी तरह ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड में है, ये काफ़ी पूछा भी जाता है, लोग परेशान भी हो जाते हैं जल्दी से कि क्या है, 30 प्रश्नों के उत्तर का औसत 20 है और 20 प्रश्नों के उत्तर का औसत 30 है। मतलब 30 का औसत 20 है और 20 का औसत 30 है, तो सभी प्रश्नों का औसत बताइए। तो ये उसी तरह हो गया, 30 प्रश्न है मतलब ये समूह हो गया ना, प्रश्नों का क्या हो गया, समूह, जिसका औसत 20 है,
और 20 उत्तर का औसत, 20 उत्तर मतलब 20 प्रश्नों के उत्तर का औसत कितना है? 30 है। तो सभी प्रश्नों का औसत बताइए। तो यही है 30 गुणे 20 धन 20 गुणे 30 अपान टोटल प्रश्न। आप सॉल्व करेंगे तो 30 इंटू 20 कितना आ गया? 600। 20 इंटू 30 कितना आ गया? 600 अपान कुल प्रश्न कितने आ गए? 500। 1200 बटा 50 कितना आ गया? 2424। तो देखिए ये क्वेश्चन ट्रेंड में है, कहीं ना कहीं ये पूछे जाते हैं। फार्मूला आप इसको ध्यान से देख रहिए, आप 100% थोड़ा सा समझिएगा। इस पर जो क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके पास जो भी बुक होगी, जो भी आपके पास रिफ्रेशर है, जहां से आप क्वेश्चन पिक करते हैं, अभी चूंकि कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा औसत, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेकर मैं सोच रहा हूं कि लगभग 3 से 4 वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक वीडियो इसका और है औसत का मैक्सिमम, जो ट्रिक के हैं और क्वेश्चंस के हैं। चूँकि न्यूमेरिकल्स हम ज़्यादा लगवाएंगे तो है ही कुछ, लेकिन मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपको ही लगाने हैं, ट्रिक आपको समझनी है, न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं। तो इसलिए हम क्वेश्चंस तो एक लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने क्वेश्चंस लगवा दें। चाहे जितने क्वेश्चन लगा दें, हम 1000 क्वेश्चन लगवा दें, लेकिन अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप 1001वां क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। एकदम साफ बात है। इसलिए प्रैक्टिस आपको करना है, आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है, तभी आप कुछ यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। तो सीखिए, यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक्स सीखिए और चीज़ों को सीखिए और उसको अप्लाई करिए, ठीक है। तो फार्मूला, जैसे फार्मूला होता है, कहा जाता है कि हमारा जो फार्मूला, आपने वो देखा होगा गांव में 24 खाने वाली रिंच देखी होगी, ऐसे ऐसे होती है। तो ये फार्मूला, ये जो ट्रिक है, ये बस ये 24 खाने वाली रिंच ही है। हम आपको ये रिंच दे रहे हैं, लेकिन कहाँ पर कौन सा रिंच, किस नट में कौन सा खाना फिट आएगा, ये सोचना आपका ही काम है। कहाँ पर आप कैसे उसको अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका सोचना काम है। तुरंत उसको अप्लीकेबल करना है, ये तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब आप उन पर न्यूमेरिकल्स लगाए रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से बेस को लेते हुए, समझाते हुए बताया जा रहा है। फॉरवर्ड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन क्लास से, इससे यूट्यूब से जुड़ें। जो लोग गरीब छात्र हैं वो लोग इसको उसको जो है फ्री में जो जाके कोचिंग में जाते हैं और जो है पैसा खर्च करते हैं, यहाँ पर औसत देखें, बुक्स खरीदें और लगाएं, जिससे अच्छे से वो सीख पाएँ। आज के लिए धन्यवाद।